इस धरती से जुड़ा हुआ है और हरियाणा में कुरुक्षेत्र का अपना ही एक महत्व है। तो बात करेंगे आज इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय चौटाला जी के साथ, और इस बातचीत में मेरे साथ मेरे सहयोगी गौतम ठाकुर भी मौजूद है। सबसे पहले अभय चौटाला सर, बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट में बहुत आपका। धन्यवाद। चुनावों का सर समय चल रहा है, समय आपके पास भी बहुत कम है। माहौल क्या नजर आ रहा है? दूसरी बार कुरुक्षेत्र के रण में आप हैं। माहौल तो मैं अपने मुंह से कुछ बताऊं, उसकी बजाय आप लोगों में जाकर के पता करो। मुझे लगता है हरियाणा के पूरे के अंदर अकेले कुरुक्षेत्र की बात नहीं, भाजपा को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही। जो 10 के ऊपर दावा कर रहे हैं उनकी कुछ जगह पे तो जमानत भी नहीं बचेगी। ऐसे हालात हैं आज की तारीख में। इन सब के लिए जिम्मेवार है मनोहर लाल खट्टर, जो 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहा और उसने सबसे ज़्यादा लोगों के सामने परेशानियां खड़ी करी, पोर्टल बना करके, आईडी बना के। हर आदमी दुखी हो गया। आज भी लोग कागज़ अपनी जेब में डाल के रखते हैं, पूरे नहीं हो रहे किसी के। दूसरा, किसान आंदोलन, कोरोना काल, 19 से 20 घोटाले, 42 से ज़्यादा पेपर लीक करना और मतलब कानून व्यवस्था का दिवालिया निकालना, और उसके साथ साथ धर्म, मजहब और जात पात की राजनीति करके लोगों के भाईचारे को तोड़ना। आप इनका पूरा कार्यकाल देखें ना तो आपको पता लगेगा कि इस आदमी ने किस तरह से हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ व्यवहार किया है। ये जब नया मुख्यमंत्री बना पहली बार, तो एक बाबा रामपाल थे, वो प्रकरण हुआ, 6 लोग मरे थे उसमें। उसके बाद जाट आरक्षण आंदोलन था, जो सरकार की कांग्रेस की वजह से आधा अधूरा बनाया गया। कांग्रेस ने 6 जातियों के 5 जातियों के वोट लेने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। नए सिरे से लोगों ने डिमांड करी, तो बजाय उनकी बात सुनने के मनोहर लाल खट्टर ने उनको पहले लिंगर ऑन किया, लटका के रखा। मीटिंगें करता रहा, मिठाई खिलाता रहा, आज कर दूंगा, और बाद में फिर उनको मतलब एक तरह से इग्नोर कर दिया। जब उस आंदोलन की शुरुआत रोहतक से हुई तो नतीजा ये निकला उसका कि 32 लोगों ने अपनी जान गंवाई, सारा हरियाणा जल उठा। इनके एक मेंबर पार्लियामेंट थे उस वक्त, राजकुमार सैनी, जिसको इन्होंने आगे किया, जिसने हरियाणा प्रदेश में जात पात का नारा दिया। उसके बाद एक प्रकरण उससे बड़ा हुआ, राम रहीम बाणाचवन केस जो था, उसके अंदर 46 लोगों को मौत के घाट उतारा। 200 से ज़्यादा लापता हुए जिनका आज भी पता नहीं है। और उसके बाद बड़ा जो आंदोलन हुआ वो हुआ किसान आंदोलन, जिसमें 750 लोगों की जान गई। ये तो मतलब इतना मनुष्य आदमी है कि इसने न केवल हरियाणा प्रदेश को, बल्कि जिस व्यक्ति के राज में इस तरह से बेकसूर लोगों को मारा जाए, बेकसूर लोगों को मरने पे मजबूर कर दिया जाए, तो उससे कोई आदमी कैसे राजी होगा। अभी नतीजे जब आएंगे तब आप देखना, बहुत अलग तरह का नतीजा हरियाणा में आने वाला है। कांग्रेस पार्टी का जो विवाद है, पहले तो अखबारों में था, अब शरेआम खुला है। कांग्रेसी जहाँ वोट मांगने जाते हैं तो आपस में कांग्रेसी भिड़ते हैं एक दूसरे से। पहले गाड़ी गलौच होते थे, आजकल तो सर भी फोड़ने लग गए। मुझे लगता है 25 आते आते कोई 302 भी बन जाएगी। इस तरह के हालात भी हो सकते हैं। हुड्डा कांग्रेस पे कब्जा करना चाहता है, भाजपा की मदद करना चाहता है, लेकिन अब हुड्डा का चेहरा भी बेनकाब हो गया। करनाल का जो प्रत्याशी दिया गया उससे और ज़्यादा स्पष्ट हो गया, ये तो भाजपा के हाथों में खेल रहा है। अब का ताज़ा घटनाक्रम बताता हूँ आपको। 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को
साथ आकर के खड़े हो। सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार के अल्पमत में आने के बाद इनका काम था गवर्नर को लिख करके भेजना कि सरकार अल्पमत में है, ये अपना बहुमत सिद्ध करे। कौन बीजेपी के साथ जाए, कौन किसको वोट दे, ये कांग्रेस का काम नहीं। ये भी एक ड्रामा किया कांग्रेस ने जानबूझ करके कि हम तो इस सरकार को गिराना चाहते हैं। अब कौन कौन लोग हैं वो और बता देंगे, पता लग जाएगा। जो कांग्रेस कल तक सरकार गिराने की बात कर रही थी, उसी के दो नेताओं की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की हुई है। चंडीगढ़ के वो कहते हम 3 महीने के लिए सरकार नहीं बनाएंगे। तुम तो सरकार बनाना नहीं चाहते। अगर ये सरकार बनाना चाहते, भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते, तो भाजपा सत्ता से आज से 2 साल 2.5 साल पहले बाहर हो गई थी। जब किसान आंदोलन चल रहा था, सबसे बड़ा इफेक्ट उसका हरियाणा पे था। ये जो जेजेपी वाले आज कह रहे हैं कि फ्लोर ऑफ हाउस इनका टेस्ट होना चाहिए दोबारा, उनसे भी आप पूछना, 4.5 साल तुमने इनके साथ मलाई खाई है। जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब तुम्हें किसानों की पीड़ा का पता नहीं था कि किसान कितना तंग हो रहे हैं आज इस सरकार से। तब तुमने इस्तीफे क्यों नहीं दिए? तब तुम सत्ता से बाहर क्यों नहीं आए? अगर ये उस वक्त सत्ता छोड़ देते, 30 एमएलए 31 एमएलए कांग्रेस के थे, 10 ये थे, और सारे इंडिपेंडेंट्स के ऊपर इस बात का प्रेशर था, तो भाजपा की सरकार उस वक्त गई थी, कोई नहीं रोक रहा था, हर हालत में जाती। लेकिन ना तो हुड्डा ने उस वक्त ये प्रयास किया और ना इन्होंने सत्ता छोड़ी। ये आज भी दोनों पार्टियां जो है कांग्रेस का साथ मिली हुई है। अब लोगों के सामने सारी बातें आ रही है कि किस तरह से एक दूसरे की मदद कर रही है लोग। तो जब इस तरह के हालात होते हैं प्रदेश में, तो फिर लोग फैसला कोई बड़ा करते हैं। अब की बार बड़ा फैसला आएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है, आप देखना, जिसे ये 0 करके चले थे, वो बहुत ऊपर आएगी, शिखर पे आएगी। अभय जी, क्या लगता है कि जैसे कि कांग्रेस और जेजेपी दोनों ही कह रही हैं कि ठीक है हम सरकार गिराएंगे, तो अगर ऐसा कुछ होता है, समर्थन जेजेपी से आप फिर वो बात गलत तो कर रहे क्या हैं। इन्हें नहीं, आप मुझे एक चीज बताओ, आप पत्रकार हो ही, आप कह रहे हो कि वो कह रहे हैं हम गिराएंगे, आप उनसे ये क्यों नहीं पूछते कि तुम उस वक्त कहाँ थे? जब सरकार गिरने के कगार पे खड़ी थी, तब तुम कहाँ थे? आज तुम कैसे कह सकते हो इस सरकार को गिरा दोगे? कल फ्लोर हाउस आ जाए, गवर्नर कह दे ये 15 को कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, आप देखना इस भाजपा, इस जजपा और कांग्रेस के अंदर ही कितनी बड़ी फूट मिलेगी आपको। जब हुड्डा ने, उसके 2 नेताओं ने साफ कह दिया कि हमने सरकार बनानी नहीं। भी सरकार तुम बनाओगे तब जब तुम्हारे पास सरों की गिनती होगी, है? ये ले दे कर ये कह देते हैं कि अभय सिंह भाजपा के साथ मिला हुआ है, तुम सरकार बनाओ, सबसे पहला वोट मैं दूंगा। ले, तुम बनाने वाले तो बनो, तुम तो बनाने वाले हो ही नहीं, तुम तो सारा खेल बिगाड़ने वाले हो। तुम लोगों की गलती की वजह से ही आज इस प्रदेश के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने तो कहा था मनोहर लाल खट्टर को हराने के लिए, यहाँ मजबूत आदमी दे दो, वीरेंद्र मराठा को टिकट दे दो, वो जीत जाएगा, कोई नहीं हराएगा उसको। अगर हार भी जाएगा तो भी बहुत बड़े कंटेस्ट से हारेगा। पहली बात मैं कहता हूँ हार ही नहीं सकता। नहीं, मैं पूछूँ भी 4.5 साल मलाई खाई है कि नहीं उन्होंने? अब वो कैसे कह देते हैं हम सरकार गिरा देंगे? अब तो अपने एमएलए संभाल ले तो भी बहुत बड़ी बात है। 2 माँ बेटा बचेंगे और ये 2 भी नहीं बचेंगे। इनमें भी आपस में इस बात पे विवाद हो सकता है, एक कांग्रेस की तरफ जा सकता है, एक बीजेपी की तरफ जा सकता है। अच्छा, हमले बहुत हो रहे हैं सर, कल भी आपने देखा होगा जेजेपी के काफिले पे हमला हुआ और बीजेपी को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है किसानों का हर जगह, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? कल वाला हमला तो बड़ा ड्रामा है। ये खुद के कराए हुए हमले होते हैं। ये सिक्योरिटी लेना चाहते होंगे, ये लोगों की सहमति लेना चाहते होंगे। एक महिला के ऊपर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया गया। भाई तुम अच्छे काम करते, कौन हमला करता? मैं अकेला घूमता हूँ सारी जगह, जाता हूँ नहीं जाता हूँ पूरे हरियाणा, मेरे ऊपर तो हमला नहीं हो रहा। आप मुझे बताओ, हुड्डा मुख्यमंत्री था, हुड्डा के ऊपर हमला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था। हुड्डा को तो पानीपत में लोगों ने चपेड़े मारी थी,
एज ए चीफ मिनिस्टर रोड शो कर रहा था। उसने गलत काम किए थे, तब उसके ऊपर हमले हुए, तभी उसको सत्ता से बाहर होना पड़ा। आज भाजपा पे जो हमले हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है ना कि भाजपा के लोगों ने गलत फैसले लिए, इन्होंने लोगों के सामने परेशानियां खड़ी करी। तब तो ये खुश होते थे लोग, जो तंग होते थे, ये तो ये चाहते थे भी लोग जितने परेशान होंगे तुम्हारी उतनी पॉपुलरिटी बढ़ जाएगी। अब पता लग रहा है हकीकत का इनको। ये मनोहर लाल खट्टर सिक्योरिटी छोड़ करके 4 गांव में जा कर के दिखा दे, शहर में जा कर के दिखा दे, लोग वही कपड़े उतार देंगे। मतलब सारा ही सत्ता का दुरुपयोग है। जी अभी इनेलो इस लोकसभा चुनाव में किस स्थिति में नजर आ रही है? स्थिति की बात करूं या किस सिचुएशन में अपने आप को देख रही है? मैंने आपको एक ही चीज़ बताई, ये फैसला लोग करते हैं, ना आप कर सकते और ना मैं कर सकता। आप एक काम तो कर सकते हो, लोगों के बीच में कोई इस तरह की फजूल की बातें ज़रूर कर सकते हो कि फलानी जगह ये देखा हमने, फलानी जगह ये देखा हमने। हकीकत आपको भी पता नहीं होती, आप भी सुनी सुनाई बातों पे काम करते हो। हकीकत में जाना है तो पब्लिक के बीच में जाओ, वहाँ जाने के बाद एहसास होगा कि कौन आदमी किसके साथ खड़ा है। इनेलो मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी ताकत के साथ उभरेगी, बहुत बड़ी ताकत कारण बनेगी। रहे कि इनेलो एक वक्त की बहुत बड़ी पावर और हैं? आज इनेलो एक वक्त की बहुत बड़ी पावर, तो लेकिन आज भाजपा और सीट- कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ख़त्म करने का प्रयास किया। रीजनल पार्टियों को नेशनल पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करती, ना बीजेपी करेगी ना कांग्रेस करेगी, पूरे देश में ही नहीं करेगी। केवल अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं दोनों पार्टियां। इनमें से दोनों में से कोई सत्ता में रहे, एक दूसरे के दोस्त हैं ये। कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। नवीन जिंदल जी यहाँ से बीजेपी के कार्यकर्ता, इससे पहले कांग्रेस में रहे हैं। सुशील गुप्ता इंडिया अलायंस के सांझे उम्मीदवार, इनकी स्थिति आपको क्या यहाँ नजर आ रही है? क्योंकि आप लोगों के यहाँ बीच में क्लियर बड़ा- कट है एक चीज़, हाँ जी, किसान आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हुई, हाँ जी, आप उसको छोड़ो। हरियाणा के अंदर अनेक एजिटेशन पिछले 10 सालों में हुए। जी, यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर ने अपने आप को परमानेंट करवाने के लिए, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। ना सुशील गुप्ता उसका हिस्सा था आंदोलन का, ना नवीन जिंदल था। नवीन जिंदल तो दोनों में से कोई एक दिन उनके आंसू पूछने भी नहीं आया, अखबार में स्टेटमेंट भी नहीं दी। उसके बाद गेस्ट टीचर्स का बहुत बड़ा आंदोलन था, बहुत लंबा चला। इन दोनों में से कोई एक दिखाई नहीं दिया पूरे हरियाणा प्रदेश में। एक राज्यसभा का मेंबर था और एक 2 दफ़ा लोकसभा का मेंबर रहा था। एक बार भी इन्होंने ये नहीं समझा कि हम अपने प्रदेश के लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। उसके बाद ओल्ड पेंशन बहाली के लिए लाखों कर्मचारी एजिटेशन पे रहे। इन दोनों में से कोई नहीं दिखाई दिया कि हम भी जा कर के वे हमारी भी कोई जिम्मेवारी बनती है उसको निभा दें। उसके बाद जो नरेगा के मज़दूर हैं उनकी 100 दिन से मजदूरी कम करके 25 दिन पे लाई गई। उस वक़्त जब वो आंदोलन कर रहे थे तब ये कहीं नज़र नहीं आए। सरपंचों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ यहाँ पे, लाठीचार्ज किया गया, उनके अधिकार छीने गए। इन्होंने कहीं कोई जिक्र तक नहीं किया, कभी आए नहीं। किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, 13 महीने चला, एक दिन नहीं, उसमें भी ये कहीं नहीं दिखे। कोरोना काल आया, उस कोरोना काल में दोनों पैसे वाले लोग थे, कहीं आर्थिक सहायता करते, उसमें कहीं मदद करते, वो भी नहीं करी। इनका हरियाणा से रिश्ता क्या है? जिस आदमी का रिश्ता ही नहीं है लोगों के साथ है, जो पॉलिटिकल सोच के लोग नहीं है, जो ये अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते कि भाई हमने किन हालात में प्रदेश गुजर है, हमारी क्या जिम्मेवारी है, आज वो यहाँ क्या मांगते हैं। फिर सुशील गुप्ता का जहाँ तक सवाल है, ये तो आप पार्टी का है। आप पार्टी ने SYL का पानी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में हो चुका है, 35 लाख एकड़ फुट पानी है, 35 लाख एकड़ ज़मीन सिंचित होनी है उससे। उस पानी के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने रेजुलेशन दिया अपनी सरकार का कि हम एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे। हरियाणा को कोई एक बूंद पानी नहीं दे, वो यहाँ क्या मांगते हैं भाई? लोग उनको कैसे वोट दे देंगे?
मेरा खुला काम है, खुली बात करता हूँ, हमारी सरकार बनेगी, हर हालत में बनेगी उनके बाद, और सरकार बनने के बाद SYL का पानी हर हालत में हरियाणा को मिलेगा। मैं सरकार जो बनाऊंगा अपने मैनिफेस्टो में ये बात लिखूंगा कि हमारी सरकार बनने के बाद अगर SYL के पानी में कोई रुकावट आई तो हम पंजाब के रास्ते बंद कर देंगे। अगर कोई फिर भी पानी देने में रुकावट आई तो हम दिल्ली की सारी सप्लाई बंद कर देंगे। हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ बैठा है, ये हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में लिख करके देंगे हम। संवैधानिक तौर पे आदमी चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठा, उसकी क्या जिम्मेवारी है वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं मेरी पार्टी के हर कार्यकर्ता को इस काम में लगा दूँगा कि हम जब तक इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये कोई तरीका थोड़ा ही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ जाएं और सरकारें मुख्य दर्शक बन करके बैठ जाएं, लोगों का मजाक बना दिया इन्होंने, ये चीज़ें सहन नहीं हो सकती, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करेंगे। सर, हरियाणा के बहुत सारे मुद्दे बहुत लंबे वक्त से चले आ रहे हैं। आपकी नज़र में जैसे आपने SYL कहा कि इसका सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि बाय हुक बाय क्रुक ये चीज़ हरियाणा को मिलनी चाहिए, मिलेगी। तो और मुद्दे ऐसे कौन से आपको लगते हैं कि जो हरियाणा के लंबे वक्त से चले आ रहे हैं और जो रिजॉल्व होने चाहिए थे, जो जनता की डिमांड थी, कैपिटल सरकार नहीं कर पाई? कैपिटल है, हाई कोर्ट है, हम अपनी कैपिटल बनाएंगे, अलग से बनाएंगे और केंद्र सरकार के साथ बैठ करके इस चीज़ की बातचीत करेंगे कि चंडीगढ़ में जो हमारा हिस्सा है नई कैपिटल के लिए, उस हिस्से के मुताबिक हमें पैसा दिया जाए ताकि हम अपनी कैपिटल बनाएं। हम कितने दिन चंडीगढ़ में लोगों की, हमारे लोग, हम एक तो कैपिटल कहते हैं उसको, दूसरा चंडीगढ़ में हमारा कोई आदमी इंटर नहीं कर सकता। हरियाणा नंबर की गाड़ी कोई अंदर जाती है उसको पुलिस वाले रोक करके खड़ा कर लेते हैं, वहाँ के अपने कानून कायदे हैं। हमारे लोग परेशान क्यों भाई, किस लिए परेशान हो? इनकी वहाँ सुनवाई नहीं है, हमारा वहाँ कुछ है ही नहीं, स्वायत्त सेक्रेटरीट के और क्या बताओ। हाई कोर्ट है तो दोनों की इकट्ठी हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट भी अलग बनेगी और कैपिटल भी अलग बनेगी। कैपिटल और हाई कोर्ट दो मेजर मुद्दे हाँ, रहेंगे, बड़े जो बड़े SYL मुद्दे के हैं, बाद हैं। हाँ बड़े मुद्दे हैं। जी सर, एक सवाल ये भी रहेगा, आपने बीजेपी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा है और इनेलो की परिवर्तन यात्रा का क्या, किस तरह का माहौल आपको नजर आया, और आपके जो घोषणा पत्र है या आपके जो वादे हैं लोगों को वो क्या कुछ है सर, किस तरह से कंपैरिजन अगर आप करें? विधानसभा में देंगे हम अपना घोषणा पत्र और मैंने दोनों पार्टियों का मैनिफेस्टो पढ़ा है, दोनों ने किसान के लिए एक वायदा भी नहीं किया, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने अनेक मंचों से ये बात कही है कि हम MSP का कानून बनाएंगे। आज भी उनके मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कोई MSP का कानून बनेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, कांग्रेस उसके लिए बहुत चिल्लाई है, जगह जगह कांग्रेस के लोग ये उड्डा खास करके चिल्ला चिल्ला के कहता रहे हम इसको लागू कर देंगे, उनके मैनिफेस्टो में नहीं है। मतलब सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए, अखबार में तो कुछ बोलते हैं, मैनिफेस्टो में कुछ लिखते हैं। तो अपनी स्थिति स्पष्ट करो, क्लियर करो, वो नहीं करते, वो करने से डरते हैं। नेशनल पार्टियों की सोच केवल एक है, रीजनल पार्टियों को ख़त्म किया जाए, और रीजनल पार्टी जिस प्रदेश में नहीं होगी उस प्रदेश के लोगों की सुनवाई नहीं हो सकती। काम तो रीजनल पार्टी में रहते हुए ही कोई भी स्टेट जो है वो प्रोग्रेस करती है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो ऊपर से फैसले आते हैं, उनको लागू करना पड़ता है, वो मानने पड़ते हैं। अगर स्टेट का अपना राज होगा तो कोई भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो स्टेट के इंटरेस्ट में काम करेगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं होगा। आज सेंटर के साथ संबंध आप अच्छे रखो, कोई एक अलग चीज़ है, आप देश के लिए देश के साथ खड़े हो जाओ, लेकिन ये थोड़ा ही है कि देश आपकी प्रदेश की अनदेखी करे और आप चुपचाप सहन करो उस चीज़ को, वो नहीं सहन हो सकता। लोकसभा चुनाव के सर मार्जिन का क्या देखते हैं? वो मैं समझ गया, आपने पहले ही बोल दिया कि लोगों के बीच में जनता तय करेगी, लेकिन एक खुद का एक मंशा होती है कि समीकरण बनने शुरू हो जाते हैं सर, कि क्या मंशा है कि यार मेरा इतना आना चाहिए। मैं जो अब तक देखा हूँ, अब तक समझाऊँ, मेरा चुनाव भाजपा के साथ रहेगा। मतलब कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नहीं, तीसरे नंबर पे जाएंगी। तो ये तो सिर्फ मतलब ये कहते वोट मांगना होता है, जा करके अपनी उपलब्धियां बता करके, हमने क्या किया वो बता करके। कांग्रेस ये तो बताए भी किया क्या है,
कांग्रेस तो मदा नहीं छोड़ गई, आप पार्टी के जुम्मे डाल दिए सीट, और आम आदमी पार्टी ने हमारा पानी रोक रखा है। उनको कौन वोट देगा, कैसे वोट मिलेगा? प्लस पॉइंट रहा ये नहीं, इनेलो प्लस पॉइंट नहीं, इनेलो का प्लस पॉइंट तो कांग्रेस भी लड़ती तो भी प्लस पॉइंट था। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अपना आधार है। हमको ये सोच करके नहीं लड़ने आए भी यहाँ कौन लड़ रहा है और वहाँ अपना आदमी खड़ा कर दे जाके। हमने राज किया इस प्रदेश के अंदर। आप तो बच्चे हो अभी, आप तो जो पैदा नहीं हुए थे उससे पहले यहाँ हमारी गवर्नमेंट बन ली थी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज की पार्टी नहीं है, 80 साल पुरानी पार्टी है। मोदी लाल जी आए, हाँ, ये कोई आज की पार्टी थोड़ी है। ये तो आम आदमी पार्टी तो कल पैदा हुई है। हरियाणा में इसका जनाधार क्या है? कोई जनाधार नहीं है। ये एक आपके समझने की ज़रूरत है कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा में कैसे सीट मिली। ये स्वार्थ की सीटें हैं। कांग्रेस का और बीजेपी का, इसका आम आदमी पार्टी का समझौता दिल्ली में हुआ। दिल्ली के बाद है, क्योंकि दिल्ली में इनकी एक भी सीट नहीं आती थी, बीजेपी जीतती थी, इनके वोट बढ़ते थे। वहाँ इन्होंने वोट अपने बंटने से रोकने के लिए समझौता कर लिया। एक सीट इन्होंने हरियाणा में दे दी कि चलो आप यहाँ लड़ो। अगर समझौता है, देश हित की बात करते हैं, तो फिर पंजाब में समझौता क्यों नहीं किया? पंजाब में अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ तो एक मंच पे दोनों पार्टियों के नेता खड़े होकर के एक दूसरे की बड़ाई करते हैं, एक दूसरे के लिए जोड़ी फैलाते हैं, वोट मांगते हैं। और पंजाब में जाते ही एक दूसरे की गर्दन काटते हैं, भद्दी गालियाँ निकालते हैं, भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, जो राजनीति में शोभनीय नहीं है। तो आप ये देखो ना, ये स्वार्थी लोग हैं। ये देश के या आम जनता के हितैषी नहीं है। ये तो अपना स्वार्थ पूरा करते हैं कि तुम्हारा स्वार्थ कैसे पूरा हो रहा। अगर निस्वार्थ होकर के करते तो फिर पंजाब में समझौता होता कि नहीं होता इनका? इसीलिए नहीं किया ना पंजाब में, कि पंजाब के अंदर एक अपोजिशन में और एक सत्ता में है। वो दोनों इकट्ठे नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि हम अगली सरकार अपनी बनाए, वो चाहते हैं हम अपनी सरकार अगली रखें। पूछो तो सही इनसे भी, वहाँ पे आप किस लिए अलग अलग चुनाव लड़ रहे हो? अगर क्या मजबूरी है? क्या वो कहते हैं हाईकमान का फैसला है। नहीं, हाईकमांड का फैसला नहीं, स्वार्थ का फैसला है। क्या क्या होता है हाईकमांड का? इसका मतलब तुम स्वार्थी लोग हो। तुम्हारा हाईकमांड जो है वो बहुत बड़ा स्वार्थी है। ये क्या फैसला हुआ? मैं यहाँ तो आपको कहूँ भी आप और मैं इकट्ठे हैं, और यहाँ से अगले जिले में बढ़ते मैं आपको गालियाँ निकालूँ, आप मुझे गालियाँ निकालो। केजरीवाल जी बाहर आए हैं, सर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? आएंगे हरियाणा? क्या इम्पैक्ट पड़ना है? आप बताओ भाई। आज तक देश के इतिहास में ये पहला फैसला है कि किसी आदमी को प्रचार करने के लिए जमानत दे दी। आप कहते हो 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, 2 तारीख को फिर आ जाओ, हाजिर हो जाओ। तो फिर या तो परमानेंट जमानत हो, ये कौन सी जमानत है? मैंने ऐसे केस भी इस देश में देखे हैं। आपको हैरानी होगी कि किस तरह से कोर्टें जो है, मतलब न्याय मिलना चाहिए, न्याय नहीं कर पा रही। एक आदमी को सजा कटवा देते हैं, एक आदमी को उसी केस में जमानत दे देते हैं। एक ही केस में एक तरह का सिमिलर केस है। मुख्तार अंसारी का बेटा जो है, मैंने पढ़ा था कि उसको उसके मरने पे उसको जब सुपर्दे खाक किया तो उसको नहीं जाने दिया, उसको बेल नहीं दी। एक बेटे को अपने बाप को कंधा देने के लिए बेल नहीं है, हर एक आदमी को प्रचार करने के लिए बेल है। कुरुक्षेत्र का आपके लिए कंपटीशन बीजेपी से है, जो कि बाकी पार्टीज के निकल जाने से कंपटीशन बहुत आसान सा हो जाएगा इनेलो के लिए। क्या आप इसे एक आसान जंग देखते हैं? क्योंकि रण है, कुरुक्षेत्र है, बहुत बड़ा युद्ध है यहाँ। कोई भी लड़ाई आसान नहीं होती। आप छोटे छोटे मुल्कों को बड़े मुल्क मारने और खाने की कोशिश करते हैं, और वो किस तरह से जहाँ अपने आप को बचाता भी है और दुनिया को ये दिखाता है कि मैं भी बहुत बड़ा ताकतवर आदमी हूँ, और वो एक्चुअल में अपनी हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ जाता है। चाइना ने ताइवान को दबाया कि नहीं दबाया? आज तक कब्जा कर पाया? यही चीज़ रीजनल पार्टियों की, नेशनल पार्टियों की, ये दबाना चाहते हैं। जहाँ रीजनल पार्टियों के नेता मजबूत है और उसकी पार्टी में भी ताकत है। इन शॉर्ट कोई नहीं दबा पाएगा रीजनल पार्टीज को। ये आपको एक सीधा सा मैंने बताया ना कि 20 साल हो गए, 20 साल हो गए रीजनल पार्टियों को सत्ता से बाहर हुए। लोगों ने फैसला कर रखे हम सत्ता में आएंगे।
शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ठीक। बैठने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि चुनाव प्रचार है और इसमें वक्त की बहुत ज़्यादा है। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे अभय चौटाला